तो स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे। और खान सर का जो बुक था बिहार स्पेशल, बिहार सामान्य ज्ञान एक समग्र परिचय, इसका 3-4 कंटेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग प्लीज़ जाके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिहार का इंट्रोडक्शन हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार हो चुका है, आज मेडाइवल वाला क्लास चलेगा बिहार का। और इसमें इस बुक का जो मेडाइवल हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको आज हम लोग देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर एग्जामिनेशन में बिहार मेडाइवल हिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं उसको देखेंगे। वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है, कहे लगी है 22,000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन वीडियो में देखिएगा महाराज तो 22 को व्यूज नहीं दिखेगा। फिर भी हम लोग भी थेथर हैं, कंटेंट बनाना हमारा काम है, देखना आपका काम है, प्यार देना आपका काम है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? देखिए, हम जो बोलते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस, अभी जीके जीएस वाला भी सीरीज चला रहे हैं हम लोग, तो जीके जीएस वाला में भी एस्ट्रोनॉमी, इंडिया एंड इट्स नेबर, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, कल हम लोगों ने किया था रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स एंड सेंसस 2011। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ हर एग्जामिनेशन में। तो यहाँ भी देख सकते हैं भी आप लोग कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? तो ये क्वेश्चन जो है आपका कहाँ पूछा गया था? 65वीं पीटी में पूछा गया था, बीपीएससी 65वीं पीटी में पूछा गया था। और इसका करेक्ट आंसर है नालंदा। ठीक है, नालंदा। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे चीज साध चुके हैं, एक साधे सब सधे वाला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, तो इसका आंसर निकल गया यूसुफ शाह चक। और इसको मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये दूसरा निकल गया। और कहाँ दफन है? तो नालंदा में निकल गया। तो 3 क्वेश्चन, एक साधे सब सधे क्वेश्चन का सिलेक्शन हो इसने किया गया है, ताकि एक ही क्वेश्चन में 2-4 को क्वेश्चन आप लोगों का कवर अप हो जाए। और ना होगा तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में, ताकि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था बीपीएससी 60 से 62वीं में। कहाँ पूछा गया था भैया? तो बीपीएससी 60 से 62वीं में पूछा गया था। पूछल गए ले बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन? बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी था जो 1199 ईस्वी में पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। आग इतना जला था, आग ऐसी लगी थी कि 3 महीने तक जो पूरा विश्वविद्यालय जो है, पूरा पुस्तकालय जो था वो जलता रह गया था 3 महीने तक। मतलब इतना किताब वहां पे था कि 3 महीने तक जलता रह गया था। और ये कौन था? तो ये तुर्की का शासक था। कहाँ का था ये? तुर्की का था। तो क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी तुर्क शासक था। और 1199 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। तो ये इससे रिलेटेड एक फैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश से क्वेश्चन है, ये कब पूछा गया था? तो 60 से 62वीं संयुक्त प्रारंभिक 60-62वीं वाला पीटी में पूछा गया था। और इसका ऑप्शन है आपके सामने नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नान्यदेव। नान्यदेव। अब उसका कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कर्नाट वंश का। तो कर्नाट वंश का जो उदय है वो 1097 ईस्वी में हुआ था। और कब तक चला था? तो ये चला था 1325 ईस्वी में। ठीक है, 1097 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक जो है कर्नाट वंश चला था। किस रीजन में? तो मिथिला रीजन में, तिरहुत जिसको बोलते हैं, मिथिलांचल बोलते हैं। और इस दौरान क्या था कि मिथिला जो बोली थी, जो बहुत मीठी बोली है हमारे बिहार की, उसको बहुत प्रमोट किया गया था। लोक साहित्य और जो भी लोक
गीत होते हैं उसको मिथिला भाषा में उस समय किया गया था, डेवलप किया गया था, डिजाइन किया गया था, कंपोज किया गया था एंड मिथिला लैंग्वेज वाज प्रमोटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। और इस पीरियड को, कर्नाट वंश के पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ मिथिलांचल भी कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिलांचल भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था? तो 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना। हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट वंश? तो फाउंडर ऑफ कर्नाट वंश वाज नान्यदेव एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1097 ईस्वी। और ये कब तक चला था? 1325 ईस्वी तक चला था। तो ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। स्वर्ण युग कहा जाता था मिथिला को इस पूरे कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान में, ठीक है। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। और मिथिला बोली जो थी इसी समय जो है बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ था लोकगीत और विभिन्न विभिन्न लिटरेचर्स के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाट वंश कंप्लीट हो गया। कर्नाट वंश से एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखो कर्नाट वंश मेडाइवल हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस पूछे गए, इसका सबूत यहीं पे आपको दिख रहा है कि 60 से 62वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था? तो 12 फरवरी 2017 को हुआ था। और इसमें कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था ये पूछा गया था। तो ऑप्शन है हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह, सब सिन्ने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरि सिंह। हरि सिंह 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में हरि सिंह जो है वो लास्ट शासक था किसका? कर्नाट वंश का। कर्नाट वंश पे आखिरी शासक जिसने रूल किया कर्नाट वंश के वो थे हरि सिंह। 1325 ईस्वी लास्ट पीरियड था उनका। उसके बाद ये नेपाल चले गए, फिर नेपाल में इन्होंने अपनी जो एम्पायर होता है, जो पूरा किंगडम होता है, जो साम्राज्य होता है, उसकी स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? ये आपकी 48वीं से 52वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी पीटी में पूछा जाता। तो मलिक जानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, मलिक जानी। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1590 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1572 ईस्वी। हुमायूं ने प्रथम बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? इसमें तो आपका जो है ऑप्शन दे रहा है 1590 ईस्वी, लेकिन ये गलत होगा। 1590 नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा 1576 ईस्वी, ठीक है। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, नहीं 7 नहीं, छठा, हम लोग अभी 6 में है, सॉरी हम लोग अभी 6 में है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग से भी क्वेश्चन बन सकता है। चुनार दुर्ग जो है ये क्या था? ये एक किला था, फोर्ट था, ठीक है। चुनार दुर्ग किला था, फोर्ट था। कहाँ? मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। वेब सीरीज तो देखबे किए होंगे, इससे याद रहेगा, है ना। कालीन भैया वाला वेब सीरीज से याद हो रहेगा मिर्जापुर। तो चुनार दुर्ग कहाँ है? तो मिर्जापुर। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग किले पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1532 ईस्वी, ठीक है, 1532 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर वाज अ मुगल रूलर और इसने जो है बिहार को और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो ऑप्शन आपके सामने 1590, 1575, 1576, 1572। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 1576। यहां पे तो आपका किताबा में तो दिया हुआ ए 1590, लेकिन ये गलत होगा। आप लोग ऐसे अपने इंड से भी एक बार गूगल कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में भी 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार और उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। पहले बिहार और उड़ीसा जो है, बिहार और बंगाल और उड़ीसा ये तीनों को मिलाया था। बिहार और बंगाल पहले मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, बाद में इसको अकबर ने मिलाया था 1576 में। 1576 में रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन ताकि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर जिसको शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अली गौहर जिसको शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना। अली गौहर, सारे फैक्ट्स को लेके चलेंगे ताकि क्वेश्चन में अगर कोई इंप्रोवाइजेशन भी हो जाए तो टेंशन ना हो हम लोग को, ठीक है। अली गौहर को का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा 1765 ईस्वी। यहाँ कहीं नहीं है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1765 ईस्वी। यहाँ दिया हुआ है 1759, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, अली गौहर का बिहार अभियान 1765 ईस्वी में समाप्त हुआ। अली गौहर वाज आल्सो नोन एज शाह आलम द्वितीय। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर में नवाबों ने, अली गौहर ने, शाह आलम द्वितीय ने भी हिस्सा लिया था। और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा था किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो वो बैटल हार गए थे, और हारने के बाद जो है तुरंत बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ताकि इनको सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए। सुरक्षा की मांग हुई थी दरअसल उस पूरे संधि में अंग्रेजों से, और सुरक्षा की मांग हुई थी। तो इस प्रकार 1765 में अली जौहर यानी कि शाह आलम द्वितीय का बिहार दौरा समाप्त हुआ था 1765 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो उसमें ये अली गौहर भी था, शाह आलम द्वितीय, और ये लड़ा गया था किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा गया था 1765 में। ठीक है, 1765 मतलब बक्सर युद्ध के बाद बिहार अभियान अली गौहर का समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलोवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलोवर्दी खान, इसका पूरा नाम था अलीवर्दी खान। ठीक है, किताब में थोड़ी सी मिसप्रिंट भी है शायद, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी। आप लोग कहते हैं किताब का आगे कराइए सेशन, इसमें भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन देखता कोई नहीं है। पिछला वाला हम लोगों ने 4-5 वीडियोस पूरे बुक का करा दिया। आप लोग यार मोटिवेशन नहीं देते हो, तो कहाँ से फिर हम लोग कंटेंट बनाएंगे रेगुलरली? 22,000 सब्सक्राइबर है कहने को, और शेयर करने के लिए कहो, वीडियो व्यूज देखो तो 22 भी नहीं है। अब इसमें आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, शिकायत हम लोग अपनों से ही करते हैं, आप हमारे अपने, तो शिकायत भी आप ही से हो रही है। ठीक है, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का, अलवर्दी खान, ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए अलवर्दी खान तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। किस वर्ष डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? डिप्टी गवर्नर को उस दौरान क्या कहा जाता था मिडाइवल इंडिया में? नैब नजीम। होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, नैब नजीम के नाम से भी डिप्टी गवर्नर को सूचित किया जाता था। तो अगर नैब नजीम आ जाए तो डिप्टी गवर्नर समझना है, डिप्टी गवर्नर आ जाए तो नैब नजीम भी समझना है। ठीक है, तो अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1733, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 1733 में अलवर्दी खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और ज्यादातर जो है आपका बीपीएससी में पूछा गया है। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? देखो क्वेश्चन सीडीपीओ में आया 2005 में, ऐसा नहीं समझिएगा कि बिना हाथ पैर का क्वेश्चन इस किताब में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चंस का अपना मतलब है और सारे पूछे जा चुके हैं। तो ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से क्रैक डाउन हो जाएगा कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में दी थी। ठीक है, 26 लाख रुपए में दी थी। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन को और किस नाम से जाना जाता? तो बलबन। बीपीएससी में बहुत क्वेश्चंस था पिछले वाले में, मेडाइवल में बलबन से बहुत क्वेश्चंस थे। ठीक है, बलबन से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, खाली बीपीएससी का बात नहीं कीजिए, अगर और भी जनरल कॉम्पिटिशन की बात करें जाए तो गियासुद्दीन को जो है बलबन, गियासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो बलबन से ही इसको सूचित किया जाता है बहुत जगहों पर, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था किसके साथ? तिरहुत के राजा के साथ। तिरहुत के राजा यानी कि कर्नाट वंश के आखिरी शासक जो थे हरि सिंह, उनके साथ हुई थी। कर्नाट वंश का शासनकाल था। तिरहुत जो है ये मिथिलांचल, ठीक है, मिथिलांचल या मिथिला तिरहुत को जाना जाता है। मिथिलांचल या मिथिला तिरहुत रीजन को जाना जाता है। तिरहुत रीजन कौन सा रीजन है? मिथिलांचल वाला रीजन जो है वो तिरहुत रीजन है। और उस समय किसका शासनकाल था तिरहुत में? तो उस समय कर्नाट वंश का शासनकाल था तिरहुत में। आखिरी राजा कौन था? तो आखिरी राजा थे हरि सिंह। आखिरी राजा कौन थे? तो आखिरी राजा थे, क्वेश्चन में देख लेते हैं ना, क्वेश्चन में देख लेते हैं सीधे। देखिए हरि सिंह है ना, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। तो गियासुद्दीन वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, गियासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से, यानी कि तिरहुत के आखिरी राजा यानी कि हरि सिंह। तिरहुत रीजन कौन सा है? तो मिथिलांचल रीजन है। और तिरहुत में किसका शासनकाल था? तो कर्नाट
वंश का शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं भैया, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पूछा गया है? तो पीटी परीक्षा 1995 में पूछा गया है। तो मध्यकाल यानी कि मिडिल पीरियड में बिहार शरीफ का नगर क्यों महत्वपूर्ण था? व्यापार केंद्र के रूप में नहीं, विद्या केंद्र के रूप में। क्यों? ठीक है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहां पे। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी जिसको खिलजी जला दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। प्रशासनिक केंद्र के रूप में नहीं, धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो है सेंटर माना जाता था बिहार शरीफ, नालंदा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का सेंटर माना जाता था। और जब ये पूरे यूनिवर्सिटी को जलाया गया था तो कई सारे बौद्ध धर्म के प्रचारकों को, कई बौद्ध भिक्षुकों को भी जो है मारा गया था उस दौरान। ठीक है, तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था विद्या के केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसका 2 और 4 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिहार के। हाँ, और एक चीज है, एक और चीज है, पाल डायनेस्टी के दौरान बिहार शरीफ जो है वो कैपिटल था। ठीक है, पाल डायनेस्टी के दौरान बिहार शरीफ जो है क्या था? कैपिटल था, कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। किसका कैपिटल था? कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। देखिए, एक एक चीज को हम यहाँ पे इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि सारा कुछ आपका लगभग क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अगर अलग अलग डायमेंशन से पूछ दे तो उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तैयारी हो रही है जीत की, और शिक्षा से लेके मेरिट लिस्ट तक अपने नाम को दर्ज कराने तक की तैयारी हो रही है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था विद्या केंद्र, धार्मिक केंद्र के रूप में। और एक क्यों रीजन था? तो पाला डायनेस्टी के दौरान दैट वाज बिहार शरीफ वाज द कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम। ठीक है, मगध किंगडम की राजधानी के रूप में भी बिहार शरीफ को जाना जाता था पाल डायनेस्टी के दौरान, पाल शासनकाल के दौरान। ठीक है, चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेडी का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफुद्दीन मनेडी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? यह था फिरदौसी संप्रदाय से। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय से था सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेडी। ठीक है, ये सूफी संत थे और इनका जो है फिरदौसी संप्रदाय से संबंध था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। शेरशाह बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। ठीक है, शेरशाह सूरी। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेडी, फिर वही क्वेश्चन है कि किससे संबंधित है? तो फिरदौसी से संबंधित है। ये आपका बीपीएससी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पीटी परीक्षा सन 2000 में जो आयोजित हुई थी उसमें पूछा गया था। शेरशाह के शासन काल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? देखो, शेरशाह के शासन काल के दौरान किसानों को एक कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था, लैंड डीड। ठीक है, जमीन का टैक्स देना पड़ता था, लैंड डीड्स। ठीक है, जमीन का टैक्स, उस कर से संबंधित दस्तावेज को कहा जाता था पट्टा, और एक नाम से भी जाना जाता था कबूलियत। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, कबूलियत के नाम से भी जाना जाता था। कबूलियत और पट्टा जो था वो एक काइंड ऑफ टैक्स था फॉर द लैंड डीड्स। ठीक है, और किसके शासनकाल के दौरान था? तो शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उसको पट्टा या कबूलियत कहते थे, एंड दैट वाज गिवन फॉर द सेक ऑफ लैंड डीड्स बाय द फार्मर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, पढ़ते ही आ रहे हैं। शेरशाह का मकबरा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? पटना में। पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है, पटना साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, और बहुत ही पवित्र स्थान है पटना इस कारण से भी, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, और पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है। कई सिख श्रद्धालु हर साल यहाँ आते भी हैं इनके जन्मोत्सव पे, और पटना वासी जो है खुले दिल से इनका स्वागत करते हैं, जी आयानु करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सासाराम में किसका मकबरा? वही शेरशाह का। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम? वही बख्तियार खिलजी, जिसने सन 1199 में
पूरा यूनिवर्सिटी को, जो शिक्षा का केंद्र था, जो धर्म का केंद्र था, उसको जला के राख कर दिया था। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में किस रूप में से महत्व रखता था? वही शिक्षा का केंद्र, धार्मिक केंद्र, नालंदा यूनिवर्सिटी के कारण। कब पूछा गया था? तो बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस परीक्षा में पूछा गया था। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा एक एक क्वेश्चन वाला रिपीट कर दे वाला है पूरा किताबिये में। आई मेंस में पूछल गया था, मतलब पूछा गया है, इसे रिपीट भी किया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वही सासाराम। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। किस साहित्य से प्राप्त होता है? पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हुआ था तबकाते नसीरी से। ठीक है, तबकाते नसीरी से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? वही बख्तियार खिलजी। बहुत क्वेश्चन पूछल जाता है इससे। ठीक है, बिहार में 1857 के, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह, यही सिपाही विद्रोह जो है बाद में जाके रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, सिपाही विद्रोह, सिपोय मूवमेंट, इसी को बाद में 1857 रिवोल्ट। और आजादी की पहली पटकथा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पहली पटकथा यहीं से लिखी गई थी। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, लोग कहते हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, उसने आज़ादी दिलाई, उसने आज़ादी दिलाई, इस वर्ष से आज़ादी शुरू हुई। अलग अलग साहित्य में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग इतिहास में अलग अलग चीज़ें जानने को मिलता है। लेकिन ये वाला जो पीरियड था ना, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे जो है पाथ ब्रेकिंग पीरियड था, पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट था, जिसको सिपॉय मूवमेंट यानी कि सिपाही मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी को जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था उसमें भी आएंगे, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये कहां से शुरू हुआ था? देखो, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पटना नहीं, गया नहीं, सासाराम नहीं, आड़ा किया था। ठीक है, आड़ा किया था। आड़ा के कौन थे? जगदीशपुर वाले बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनके नाम से आड़ा में विश्व प्रख्यात विश्वविद्यालय भी है, बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। और बाबू वीर कुंवर सिंह जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आड़ा के जगदीशपुर में हुआ था। और सिपाही मूवमेंट जब हुआ था तब उनका उम्र जो था कितना था? 80 साल था। ठीक है, 80 साल के थे वीर कुंवर सिंह जब ये मूवमेंट हुआ था, जब इन्होंने भाग लिया था, तो 80 साल के थे। सोच लीजिए, अभी हम लोग के यंग जनरेशन में, अभी के टाइम में कोई काम कह दो तो हालत खराब हो जाता है। और उस समय वो 80 साल के थे जब उन्होंने इस मूवमेंट में, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है, सिपॉय मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पाथ, दैट हैज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उस समय उनकी एज थी 80 साल। ठीक है, और देखो क्या हुआ था। ये क्या हुआ था? इन्होंने पार्ट लिया था सिपाही मूवमेंट में, जो कि कहां से शुरू हुआ था? दानापुर से, बगले में है पटना के दानापुर से शुरू हुआ था। तारीख अगर पूछल जाए तो लिख देना 25 जुलाई 1857। जाके कहता ना, जाके देख लो, इतिहास में सब दर्ज है। तो 25 जुलाई 1857 वही टाइम पीरियड था, वही डेट था जब सिपाही मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? दानापुर से शुरू हुआ था। एंड हिज ट्रूप्स, इनकी जो फौज थी, हिज ट्रूप्स लेड टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ आड़ा। ठीक है, कहाँ? ट्रूप्स लेड एंड हुज ट्रूप्स ऑफ बाबू वीर कुंवर सिंह ऑन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ आड़ा। इसीलिए आड़ा से ही इसकी शुरुआत कही जाती है। कहाँ? बिहार में। ये नहीं इंडिया की बात हो रही है, हम लोग बिहार का मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही चीजों को पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बिहार में कहां से शुरू हुआ था? तो आड़ा से शुरू हुआ था। आड़ा जिला उखाड़ दलस किला, ऐसी नहीं कहा जाता है। आड़ा का बहुत अहम योगदान था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। जब 80 साल के बूढ़े ने आज़ादी में कदम रख लिया था उस दौरान, तो समझ लीजिए कि उस समय के जो नौजवान रहे होंगे उनका खून कितना खौलता होगा। ठीक है,
और जिंदा खून ही जो है वो आजादी मांगता है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ये दाऊद दाऊद इब्राहिम नहीं समझ लीजिएगा, ये दाऊद खान है, ठीक है। क्वेश्चन भी जो है अजीब। दाऊद खान कौन है? दाऊद खान कौन है? तो दाऊद खान अफगान लीडर था, अफगानी था ये, अफगान जलेबी मासूक फड़ेबी, ठीक है। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व आड़ा ने किया। किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? अकबर ने किया था, ठीक है, अकबर ने किया था। अकबर कब आए थे पटना? अकबर 1574 में पटना आया था, ठीक है। अकबर 1574 में पटना आया था और उसी दौरान इसने जो है दाऊद खान को जो अफगान चीफ था उसको खदेड़ कर पटना और हाजीपुर से बाहर किया था। अफगान चीफ, अफगान चीफ को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था किसने? अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने, ठीक है। शेर शाह का मकबरा, फिर वही क्वेश्चन, सासाराम, ठीक है। क्वेश्चन लगता है कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेशन कंप्लीट हो गया। मेडाइवल हिस्ट्री का जितना भी 27 क्वेश्चन था, जो जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, वो सारा क्वेश्चन आपका इस बुक से कंप्लीट करा दिया गया है। और आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, बिहार सामान्य ज्ञान की लेटेस्ट एडिशन है। ये नहीं कमेंट बॉक्स में आता है कि सर कौन सा एडिशन है, तो एडिशन भैया एकदम लेटेस्ट है। बता देते हैं क्यों एडिशन लेटेस्ट क्यों है, ये भी बता देते हैं। क्योंकि इसमें बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बिहार का बजट 2023-24 डाला हुआ है। दैट मीन्स ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। इसके पहले वाले एडिशन में जो था उसमें आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का डाला हुआ था और बजट जो है वो 22-23 का डाला हुआ था। लेकिन इसमें आपका लेटेस्ट बजट और लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे डाला हुआ है। तो इसी बुक से हम लोग अभी पूरा सेशन करते हुए आ रहे हैं, इसी बुक से हम लोग पूरा सेशन देखते हुए आ रहे हैं। और मेडाइवल हिस्ट्री आज इस बुक से हम लोगों ने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि वीडियो ठीक लगा होगा। तो आप वीडियो को देखिए, जो हर वीडियो में कहते आते हैं, थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, बाकी सब फर्स्ट क्लास। तो ये कंटेंट जारी रहेगा और साथ ही साथ जो जीके जीएस वाला सेशन चल रहा है उसको भी जारी रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है। अलग अलग विभागों में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और जितना भी सेशन कराया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है जिसमें बिहार स्पेशल का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, अलॉन्ग विथ पीडीएफ स्टडी मटेरियल और वीडियोस के साथ। उसको भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, कोई पैसा लग नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।